कामनी की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। कामनी के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया कामनी की शादी के लिए। अब कामनी के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी करा दी गई। कामनी बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद कामनी डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। कामनी को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही कामनी के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। कामनी के पति का नाम रमेश था। रमेश की एक चाची कामनी को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को ही वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 7 बज चुके थे। सूर्य विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। कामनी को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, न ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब कामनी की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी कामनी की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। अब उन रुपयों से हम शोरूम खोलेंगे कामनी के देवर के लिए। कामनी मन ही मन बहुत डर गई। बेचारी सोच रही थी ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति रमेश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने रमेश को भी बुला लिया था। रमेश अनमने मन से बैठा, एक आधी फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद कामनी की नंद पकड़कर रमेश को कमरे में लाई। कमरे में आकर रमेश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। कामनी से कुछ नहीं बोला। कामनी सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद रमेश ने करकते हुए कामनी से कहा, अब ये नाटक खत्म कर और लाइट बंद कर दे जाकर, मुझे नींद आई है। कामनी उठी और लाइट बंद करके आई। अब कामनी की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही कामनी लेटी रही। सुबह के 6 बज गए। कामनी ने देखा घर के लोगों की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। कामनी ने सोचा अब वह और लेटी रही तो ससुराल वाले न जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। कामनी तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब रमेश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। कामनी को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब रमेश को बधाई देने लगे, अरे बेटा तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही रमेश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। रमेश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी आज तो रमेश और कामनी को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। रमेश को समझाकर भेजा दोनों को शादी में। अगले दिन रमेश ने बहाना बनाया कि उसको ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब कामनी ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब रमेश बोला, क्या इतने साल से मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3-4 दिन बाद रमेश आया। रात के 11 बजे थे। वह कामनी के पास नहीं आया और अपनी बहनों और बहनोइयों के से बातें करके बाहर ही वाले कमरे में सो गया। इधर कामनी को रमेश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी रमेश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह कामनी के पीहर से फोन आया कि उसके लेने भाई आज आ रहे हैं। कामनी मन में खुश हुई, चलो जब पीहर जाऊंगी तब रमेश से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को कामनी के भैया आए कामनी और रमेश को ले जाने पर। रमेश की माँ ने कहा, रमेश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है मैं कामनी के संग नहीं जाऊंगा।
अब कामनी ने के भैया ने रमेश से बात करी कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े में ही जाना होता है। ऐसे में अकेली कामनी को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर रमेश तैयार हुआ जाने को, मगर रमेश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा रमेश का जाना। जब वे चलने लगे तो रमेश की माँ कामनी के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम कामनी को ले जाने आए हो, कामनी को 1-2 महीना अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। रमेश को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब दोनों भैया के संग घर पहुंचे तब कामनी के परिवार के सब लोग ने बहुत खुशी से रमेश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई। रमेश की ससुराल में उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने ले गए। ऐसे करते अगले दिन रमेश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। कामनी के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब कामनी की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं कामनी से मिलने आई और सब ने कहा, कामनी के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती है, मगर कामनी बुझी बुझी सी दिख रही थी। कामनी ने मौका देखकर अपनी भाभी को सारी बात बताई, कैसे रमेश उससे कटे कटे रहे, कोई बात नहीं करी। फिर कामनी की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। महीना बीतने पर कामनी को ससुराल जाना पड़ा। अब कामनी की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। रमेश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं रखता। कामनी भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। रमेश घर आता, कामनी गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती, रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती। तब तक रमेश सो चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुश खबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर कामनी को ताने मारना, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा, कामनी का जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके रमेश कामनी से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था कामनी में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब कामनी को लगने लगा शायद में रमेश उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब रमेश कामनी के कहने पर वृंदावन जाने के लिए कामनी से रुपए लेने रसोई में आया तो उसकी सास का कलह शुरू हो गया। मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। कामनी ने जल्दी से अपने कुछ रुपए रमेश को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। कामनी मना करने पर भी रसोई में साफ करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब रमेश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब कामनी की सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया है। फिर रमेश बोला, इसमें गुलामी वाली कौन सी बात है माँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाता हूँ। कामनी की सास तुरंत घर से निकल गई और अपने बेटी जमाई को बुला कर लाई। कामनी की ननद नंदोई ने आकर रमेश को एक कमरे में ले गए। कमरे में रमेश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जने कामनी को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब कामनी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। आकर घंटों बाद कामनी की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और कामनी से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब कामनी खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4-5 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आए, मगर रमेश बाहर नहीं आया था। कामनी जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। रमेश को उसकी बहन बुलाने गई, तब रमेश आया। सबने खाना खा लिया। कामनी सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। वह रसोई का सारा काम खत्म करके रमेश के कपड़े प्रेस करने लगी। जब कामनी रमेश के कपड़े प्रेस कर रही थी तब रमेश आया और कामनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोला,
उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले। तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। कामनी डर के मारे रोने लगी। अब रमेश की बहन ने रमेश को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज का सारा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब लोग इसे ही गलत कहेंगे। अब रमेश के दोस्त अपनी पत्नी सहित उससे मिलने आया। उसके सामने सभी प्यार से पेश आए। कामनी से रमेश भी बहुत प्यार से बोलने लगा। रमेश कामनी को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आए हैं। प्यार से कामनी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपनी मित्र से के पास बिठाया। रमेश अपनी माँ से बोला, मम्मी, इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक रमेश के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आ गया जिस दिन की टिकट थी वृंदावन जाने की। रमेश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे। संग जाने के लिए रमेश, कामनी और उनके मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही रमेश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि कामनी के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी रमेश भी कामनी को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 8 बजे की बैठी कामनी 12 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर रमेश नहीं लौटा था। अब कामनी को डर लगने लगा। वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले लोग, सभी लोग कामनी को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके कामनी से पूछा, बेटी क्यों रो रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं। कामनी ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठाकर बोल गए थे कि यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतजार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी। जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बधाई और बोली, बेटी डर मत, यह कान्हा का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। वहां जाकर तुम जो कमरे हैं उनमें देखना। कान्हा की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। कामनी ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं। इनमें कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे न तो रमेश कहीं दिखा था, न ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब कामनी बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, उसे बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते हुए कुछ ही देर हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-19 साल की होगी, वह कामनी के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। कामनी ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग कोई नहीं। तब वह लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर कामनी ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई। तब लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। कामनी ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर। वह लड़की बोली, मैंने तो पहले ही खा लिया था, लंगर जब बना था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया। वे अब खा कर फिर आ जाएंगे। ऐसे बातें करते करते कामनी और वह लड़की होटल के नजदीक पहुंच गए। तब कामनी ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी। तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। कामनी ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है। वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। कामनी उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, कान्हा है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जो वह जरूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। कामनी को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो
समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल, वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा वही है। कामनी थकी हुई थी, इसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। कामनी थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा देखा पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। कामनी ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहा धो रहे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँच कामनी ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगने लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो कामनी कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। कामनी ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से रमेश ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। कामनी ने दरवाजा खोला। तब रमेश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और कामनी से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। रमेश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को कामनी और रमेश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह रमेश के मित्र आए, फिर सब मिल कर बाजार गए, खाना खाया और थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को ट्रेन पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब उन्हें लौटे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें कामनी के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत पहले से प्लानिंग के अनुसार कामनी की न जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। कामनी को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। कामनी के भैया, पापा, चाचा सब आए हुए थे। कामनी को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। कामनी ने यह किया, कामनी ने वह किया। तब रमेश कामनी को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहां पीछे पीछे रमेश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर कामनी कहने लगी, क्यों, कोई बात हुआ है क्या? क्या इसमें रमेश गुस्से में कामनी से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब कामनी ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर कामनी को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने कामनी के पिता ने दिए थे कामनी को। मगर कामनी ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और रमेश के पिता ले जाकर वह गहने कामनी के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह अब आप खुद ही देख लो, कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी। मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। पर कामनी के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब कामनी के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे वो भी पीछे पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े होकर उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस होने के बाद कामनी के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए कामनी को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब कामनी को सब पीहर ले गए। वहां कामनी के भैया भाभी कामनी के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि कामनी की भाभी के डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर कामनी की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो कामनी के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो बीपी हाई था, उसे बीपी की दवाई दी। तब अगले दिन कामनी की बड़ी दीदी सुधा आई और कामनी को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही रमेश वहां आया तो उसे इस खुशखबरी बताई। तब रमेश कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा, अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। अगले दिन रमेश वापस लौट गया। कामनी को भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब रमेश भी आया था और सबके समझाने पर कामनी को संग ले गया था। अब रमेश के माता पिता को
एक रिश्तेदारी में जाना था तो वह 1 सप्ताह के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और रमेश से कहा, इसे पीहर छोड़कर आ। रमेश उसके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह कामनी की डिलीवरी होने तक वहीं रखा। कामनी ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर वह हर बार रमेश टाल देता। ना तो रमेश खुद फोन करता था, ना ही लेने आता था। कामनी फोन करती तभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आ गया जब कामनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब रमेश आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके कामनी की भाभी ने रमेश को बुलाया। तब रमेश डॉक्टर के छुट्टी देते ही शालिनी को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना। बोला, तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़कर गया तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। रमेश कामनी को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने कामनी के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम नहीं रहने देंगे। रमेश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें कामनी सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ। अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, रमेश को नहीं। बोली, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए रमेश के पड़ोसी दोस्तों ने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर रमेश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया कामनी को वहाँ। यह रमेश की एक चाल थी। कोई कामनी से प्यार नहीं था, पर कामनी हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान में पड़ोसी देखते, इतने छोटे बच्चे, और अपनी तो अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने इसे घर से निकाल दिया। बेचारी कामनी हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 15 दिन का हुआ था। तब एक दिन रमेश की गर्लफ्रेंड का भाई आया रमेश से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था। जब रमेश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो रमेश उसे दूर ले गया, जहाँ से कामनी को कुछ सुनाई न पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातों बातों में उनकी। जब कामनी चाय नाश्ता देने गई तो कामनी के कानों में उसकी बातें पड़ी, जिसमें रमेश उससे कामनी को बहुत बुरी बात बता रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गई, कब पीछा छोड़ेगी, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कब से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पर पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कब का धक्के मारकर इसे निकाल देता। फिर वो दोस्त बोला, इसीलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वो आकर रमेश को समझाए। रमेश उसकी कोई बात नहीं टालता, वो जो कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर मैं यहाँ आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब कामनी को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों रमेश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर कामनी पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती। उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की के मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उड़ती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। कामनी का है कौन उसकी बात सुने सुने, क्योंकि माँ तो उसकी दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उसके दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे। बेचारी हमेशा चुप रहती। जब रमेश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। रमेश उससे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। रमेश इससे भी नहीं चूकता तो उसे बालों से पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर कामनी मार खाकर भी
घर नहीं छोड़ती। अपनी पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता था कि कामनी वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए। इसलिए हर जुर्म सहती, रोती, चीखती चिल्लाती। तभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो रमेश उस पर इल्जाम लगाते। पुरुष हो तो कहता, यह इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए यह तो छुड़ाने आया। महिला होती तो कहता, इसे तू ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के बीच बच्चे बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता। तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी। डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया। पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई। कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ को दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। रमेश की छुपी दास्तां सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि रमेश कामनी को क्यों मारता पीटता था। रमेश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए था। उसकी वजह से वह कामनी को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब रमेश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब रमेश ने दवाइयों का सहारा लिया कामनी को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर कामनी पर होने लगा। कामनी पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता। इससे भी कामनी नहीं मरी तो अब उसने कामनी को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार मानकर कामनी को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब कामनी और रमेश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। कामनी कोर्ट पहुंची। रमेश बहुत खुश था। उसको लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बेरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर कामनी भी अब हार चुकी थी। उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद अभी रमेश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा। मगर वह यह जान चुकी थी कि रमेश का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब